जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी प्रैक्टिस सेट के 5वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी प्रैक्टिस सेट का चौथा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? सोडियम, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व मेटालिक एलिमेंट की, तो हम सभी कहेंगे लिथियम। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र, अगर आपसे यह बात की जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में एकमात्र इकलौता अधातु कौन सा है जो धातुओं के साथ है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। अमूमन आप सबों को मालूम है कि आवर्त सारणी में बाएं तरफ कौन रहता है? आप कहते हैं धातु, दाएं तरफ अधातु। लेकिन हाइड्रोजन कहां पे है सर? बाएं भाग में है। तो क्वेश्चन बन पड़ता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एकमात्र इकलौता अधातु कौन सा है जो आवर्त सारणी के बाएं तरफ है? आप कहेंगे हाइड्रोजन। और आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व कौन सा है? तो आप कहेंगे लिथियम। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, हीलियम आपका क्या है? आप सभी याद रखना कि हीलियम जो है वो आपका अक्रिय गैस है, नोबेल गैस एलिमेंट है। जबकि सोडियम जो है वो क्या है? तो सर वर्ग 1 का तत्व है। और साथ ही ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये क्षारीय धातु है। ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु बोला जाता है, जबकि वर्ग 2 के तत्व को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है। फैलोपियन ट्यूब, गर्भनाल, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे और आप सबों ने कई दफा पढ़ा भी होगा कि माता के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है उसको किससे पोषण मिलता है? तो सर प्लेसेंटा से मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भनाल कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर की या फिर ये कैसा होता है, तो आपको इस डायग्राम पे थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि यहां पे जो आप सभी देख रहे हैं ये क्या है सर? तो ये जो आपका रेड वाला पोर्शन यहां पे दिख रहा है सर, यही क्या है? प्लेसेंटा है, जिसको क्या बोला जाता है? गर्भनाल बोला जाता है। और इसी के थ्रू क्या होता है? तो सर माता के शरीर से माता के गर्भ में पल रहे बच्चों को क्या मिलता है? तो सर पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण मिलता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो फैलोपियन ट्यूब भी दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फैलोपियन ट्यूब दिया हुआ है। तो ये क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो यहां पे आपको एक छोटा सा आपको डायग्राम जो है वो किसका समझना होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का समझना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा या दिखाई भी पड़ रहा होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो क्या कहते हैं हम लोग? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? ओवरी, जिसको क्या बोला जाता है? अंडाशय। यहां पे क्या होता है सर? अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको सेरेविक्स बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है। और साथ ही ये जो पोर्शन देख रहे हैं इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? यूटेरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूटेरस बोला जाता है। और यहां पे इस जो आप ओवरी वाली संरचना से इस तरह की जो पाइपें देख रहे हैं, इधर से सर ये यहां पे आ रही है और फिर इधर से इस ओवरी वाले स्ट्रक्चर से इधर जो आप पाइप देख रहे हैं, जो पाइप नुमा संरचना आपको इधर आता हुआ दिख रहा है, इसी पाइप नुमा संरचना को क्या बोला जाता है? सर फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। जहां पे क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। असल में क्या होता है? तो सर जो स्पर्म है वो वेजिना के थ्रू इंजेक्ट होता है और जो ओवरी है उससे क्या होता है सर? एग निकल के आता है। और ये जो स्पर्म वेजिना के थ्रू इंजेक्ट होता है वो सीधे कहां चला जाता है? तो सर फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे कौन मिलता है सर? एग मिलता है, फर्टिलाइज हो जाता है और फिर बाद में जल करके वो किस में तब्दील हो जाता है? गुरुजी एम्ब्रायो में तब्दील हो जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है? आप कहेंगे सर फैलोपियन ट्यूब जो है वो निषेचन का जगह है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जगह है। क्या है सर? निषेचन का जगह है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जगह है। साथ ही यूटेरस की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला पोर्शन जो है वो यूटेरस कहलाएगा और गर्भाशय ग्रीवा जो है ये क्या है सर? तो फ्रंट वाला पार्ट है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की।
मेरे मित्र आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इससे इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगा? 680 मीटर, 720 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रॉकेट है वो क्या हो रहा है? तो सर वो 20 मीटर प्रति सेकंड के एक स्थिर गति के साथ ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका वेग कितना है सर? 20 मीटर पर सेकंड है। ध्यान दीजिएगा कि ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रहा है और ये कितना देर तक चलता है? तो सर 35 सेकंड तक ये चलता है, यानी कि यहां पे टाइम कितना है गुरुजी? 35 सेकंड है। फिर 35 सेकंड के बाद कुछ खराबी आती है, फ्यूल की आपूर्ति रुक जाती है, जिस वजह से ये मुक्त निकाय के भांति ऊपर जाता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो इसके द्वारा ऊंचाई कवर की जाएगी वो 2 कंडीशन में होगा। पहला तो ये 35 सेकंड में कितना ऊंचा जा रहा है, और फिर जब इसकी फ्यूल खत्म हो गई तब वो कितना ऊंचा गया। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे कि सर जब ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 35 सेकंड तक चला है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा या टोटल जो दूरी कवर किया होगा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर जो टोटल दूरी या आप ऊंचाई कह लो वो हो जाएगा v इंटू टी। क्यों? क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जा रहा है, 35 सेकंड तक चला है, ईंधन में कुछ गड़बड़ी आया इंजन में, जिस वजह से ईंधन आपूर्ति रुक गई। ईंधन आपूर्ति रुकने के बाद ना मुक्त भांति गया है ऊपर सर। तो आप कहेंगे कि गुरुजी H इक्वल टू VT कहेंगे तो यहां पे V हमारा कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, T कितना है? 35, यानी कि T हमारा जो है वो है सर 35, गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब तक इसके ईंधन की आपूर्ति नहीं रुकी तब तक ये 700 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर चुका था, यानी कि 700 मीटर की ऊंचाई को कवर कर चुका था। अब मेरे मित्र जब 35 सेकंड के बाद ईंधन की आपूर्ति रुक गई तो ये मुक्त निकाय के भांति ऊपर गया होगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मुक्त निकाय के भांति जो ऊपर गया होगा उस केस में क्या होगा? आप कहेंगे सर मुक्त निकाय हम लोग तभी कहेंगे जब ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा उस पर कोई और बल कार्य न कर रहा हो, मतलब गुरुत्वीय त्वरण यहां पे रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला जी ध्यान दीजिएगा कि जब मुक्त निकाय के रूप में रॉकेट ऊपर जा रहा है, मुक्त निकाय के रूप में रॉकेट क्या हो रहा है सर? ऊपर जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो हम ऊंचाई निकालेंगे वो कैसे? तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh से निकालेंगे। आप कहेंगे काहे? तो सर रॉकेट ऊपर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लेंगे। मेरे मित्र जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो सर उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग यहां पे ये मान लें कि सर महत्तम ऊंचाई को कवर किया होगा तो उसका वेग क्या हो गया होगा? 0। आप कहेंगे बिल्कुल मान लीजिए। तो 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर प्रारंभिक वेग कितना से चला था सर जी? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे 20 का स्क्वायर कर दीजिए। मेरे मित्र साथ ही 2g का वैल्यू 10 ले लीजिए और h तो हमको ज्ञात ही करना है ना। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इधर माइनस 20 का स्क्वायर और इधर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h। ये क्या होगा? माइनस सर इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, 20 बिसाही 400, 10 दूना 20h और 20 बिसाही फिर 400, यानी कि मुक्त निकाय के भांति ये कितना कवर किया है सर ऊंचाई? 20 मीटर। और जब तक ईंधन था तब कितना किया था? 700 मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 720 मीटर। सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। इसके प्रारंभिक मान का 32 गुना, इसके प्रारंभिक मान के समान, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 8 गुना, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये सॉल्व कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे ये चीज याद रखना होगा, कि केई एवं संवेग में एक संबंध होता है। केई एवं संवेग में क्या होता है? संबंध, यानी कि रिलेशन होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वो संबंध क्या है? तो गुरुजी केई इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m होता है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो सर हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है।
क्या है? प्रारंभिक मान का 256 गुना है। तो चला जी, अगर हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को ke1 माने, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को कितना माने? ke1, तो जो हमारा 256 गुना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जो हमारा नया गतिज ऊर्जा होगा, यानी कि जो हमारा ke2 होगा, जो हमारा ke2 होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे 256 गुना ke1। ध्यान दीजिएगा क्या होगा? तो सर नया गतिज ऊर्जा ke2 जो होगा वो क्या होगा? 256 गुना ke1। क्या होगा? 256 गुना ke1। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि नया रेखीय संवेग क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमको सॉल्व करना होगा ke2 बटा ke1 को, ke2 बटा ke1 को। मेरे मित्र आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कि गुरुजी ke2 बटा ke1 क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ke2 जो है, ke2 हम लोग कितना लिखेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी p2 स्क्वायर अब बटा 2m लिखेंगे। अब बटा क्या होगा? ke1, तो हमारा ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा 2m, यही ना होगा? p1 स्क्वायर बटा 2m। ध्यान दीजिएगा यहां पे सर कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये ke है तो इसका हम लोग p1 स्क्वायर बटा 2m लिख लें। क्या है? गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हम पहले ही आपको बता दिए। ke2 तो इसके लिए हम गतिज ऊर्जा क्या लिखें? ke2 इक्वल टू p2 स्क्वायर बटा 2m। हमने बोला भाग दे दो, आप बोले सर कि चलो भाग देते हैं, चलो क्या करते हैं? भाग देते हैं। आपने इस तरह से लिख दिया। क्या कहोगे कि गुरुजी व्हेन वी सॉल्व इट ke2 बटा ke1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? p2 स्क्वायर बटा 2m इंटू 2m बटा p1 स्क्वायर। ये 2m इसको खल्लास कर देगा। आप कहेंगे कि ke2 बटा ke1 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे p2 स्क्वायर बटा p1 स्क्वायर। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे गुरुजी यहां पे p2 बटा p1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, होल का, तो p2 बटा p1 का होल स्क्वायर लिख दो और ke2 अब बटा क्या लिखो सर? ke1 लिखो। ke2 कितना है चला? ke2 कितना है चला? आप कहोगे सर ke2 256 गुना ke1, तो यहां पे 256 गुना ke1 अब बटा ke1 कितना है? आप कहोगे सर माना तो ke1 ही है, तो लीजिए चला जी ke1, ये और ये कैंसिल, p2 स्क्वायर बटा p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 256। आप कहिएगा p2 बटा p1 इक्वल टू रूट अंडर 256, वैल्यू कितना आया? 16। वी कैन ऑल्सो राइट p2 इक्वल टू p1 बटा 16, p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 इंटू p1, यानी कि जो हमारा संवेग होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे प्रारंभिक संवेग का 16 गुना। क्या होगा? प्रारंभिक संवेग का 16 गुना। तो चला जी सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस ये चीज याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है? आप कहेंगे के इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? आप सभी कहेंगे सर प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखेंगे कि हलवाई के दुकान में रखा हुआ जो रसगुल्ला रहता है बड़ा दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के चलते। पानी में आप अपना पैर रखते हैं, पैर आपको थोड़ा फुला हुआ और बेंड दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के चलते। यहां पे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है, हीरा चमकता है, मरीचिका बनता है प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के चलते। प्रकाश का विवर्तन है सर, बुक पे जो होलोग्राम चमकता है वो प्रकाश के विवर्तन के चलते चमकता है। मेरे मित्र प्रकाश का परावर्तन है, किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना के चलते। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचती है? जंग, पुराना होना, अपचयन, अम्लता। आप कहेंगे सर जंग से क्या होती है? तो सर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचती है। और जो आपका सरकारी
पुल होता है, रेलवे स्टेशन पे जहां पे लोहा वगैरह का ज्यादा यूज होता है, वहां पे हर साल जंग लगने की वजह से भी क्या होता है, तो सर बहुत ज्यादा घाटा होता है। ध्यान में रखिएगा कि जंग लगने से बचने के लिए दो तरीका है, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। मेरे मित्र अस्थाई तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, अस्थाई तरीका में गैल्वेनाइजेशन आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पेंट हम लोग करते हैं वो भी क्या है, तो जंग से बचने का आपका अस्थाई तरीका है। पुराना होना, पुराना होने का मतलब रेंसिडिटी नहीं होता है सर, ये गलत है। पुराना होने का मतलब हुआ ओल्ड होना, रेंसिडिटी का मतलब हो जाता है विकृत गंधिता। ठीक है, नेक्स्ट है अपचयन रिडक्शन, ये आप सभी समझ रहे होंगे कि गुरुजी जब हाइड्रोजन जुट रहा होगा और ऑक्सीजन हट रहा होगा, और अम्लता एसिडिटी तो आप सभी समझ ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक से जो एनर्जी उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा, ध्यान में रखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, या परमाणु ऊर्जा दो तरीके से उत्पन्न की जा सकती है। कैसे कैसे, तो एक नाभिकीय संलयन से। कैसे कैसे सर, तो एक नाभिकीय संलयन से और दूसरा नाभिकीय विखंडन से, यानी कि दो छोटे छोटे नाभिक को आपस में जोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सर परमाणु ऊर्जा बना सकते हैं, या एक बड़े से नाभिक को तोड़ करके हम लोग परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु के गति के चलते आप कहेंगे गतिज ऊर्जा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका डायग्राम नहीं दिखाया गया है, तो मेरे मित्र कोई बात नहीं है। जो डायग्राम था वो आपका कुछ इस तरीके का था। आपसे ये पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। आप कहेंगे जो सर सिंबल आपने बनाया है इसको हम लोग विद्युत बल्ब कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिरोध का सिंबल क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा प्रतिरोध का सिंबल है। प्लग कुंजी का सिंबल क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ये हमारा प्लग कुंजी का सिंबल है। ध्यान में रखेंगे कि ये आपका क्या है, ओपन है, और ये इस तरह से अगर हम लोग लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज्ड प्लग कुंजी हो जाएगा। बैटरी का सिंबल, एक से अधिक जो आपका सेलों का समूहन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ये सिंबल भी आप ध्यान में रखिएगा, बैटरी का सिंबल वो। और अगर सेल की बात की जाएगी तो सेल की बात की जाएगी तो सेल के लिए आप सिर्फ ये डायग्राम लगाएंगे, और बाकी बैटरी की बात की जाएगी तो बहुत सारे सेल का समूहन होगा। प्लग कुंजी ओपन आपका ये हो गया, क्लोज आपका ये हो गया। प्रतिरोध समझ रहे हैं, विद्युत बल्ब आपका क्वेश्चन ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, इथाइन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन की, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको क्या बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है चला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। मेरे मित्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण सिर्फ और सिर्फ एल्केन है, सिर्फ और सिर्फ एल्केन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है, तो आप सभी याद रखना कि एल्कीन एवं एल्काइन दोनों है, एल्कीन एवं एल्काइन दोनों है। बस आपको इतना ही याद रखना है और इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ब्यूटेन लास्ट में एन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एन लगा हुआ है, ये तीनों क्या हैं, आप कहेंगे सर एल्केन ग्रुप के हैं। क्या है, एल्केन ग्रुप के हैं। और इसमें लास्ट में आइन लगा हुआ है, यानी कि ये किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। तो आपका जो एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी सर ब्यूटेन के जनरल नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो आप कहेंगे C4H10। अगर हम बात करेंगे प्रोपेन के जनरल फार्मूला की, तो प्रोपेन कार्बन 3 होगा, C3 3 दूना 6 2 8, C3H8, पेंटेन 5 5 5 और CnH2n+2 हो जाएगा सर, तो 5 दूना 10 दोबारा C5H12 सर, ठीक है। और इथाइन तो आप सभी ध्यान में रखेंगे C2H2। क्या ध्यान में रखेंगे, C2H2। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है कम तापमान, कम दाब, उच्च तापमान। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमारे आसपास में पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमको लगातार देखने को मिलती है, जिसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ की ये तीनों ही अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस लोकप्रिय अवस्था है, जबकि पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर आल्सो एडेड।
कौन कौन सा? तो सर एक होता है हमारा प्लाज्मा, एक क्या होता है हमारा प्लाज्मा, और दूसरा हमारा क्या होता है बीईसी। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की फोर्थ स्टेट है, जबकि आपका जो बीईसी है ये क्या है? पदार्थ का 5 स्टेट है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मा जो है वो क्या होता है? तो सर इसके जो कण होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, क्या होते हैं? और हाईली एक्साइटेड होते हैं। और मेरे मित्र ये एक तरह से क्या है? आयनीकृत गैस है, यानी कि आयोनाइज्ड गैस है। मेरे मित्र ये प्लाज्मा जो है ये नियॉन साइन बल्ब में होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है, और साथ ही सूरज और तारे दोनों का ज्यादा चमकीला दिखाई देना किसके वजह से होता है? तो गुरुजी इसी प्लाज्मा के वजह से होता है। ध्यान में रखेंगे कि सूरज और तारा में जो प्लाज्मा उपस्थित होता है वो सूरज और तारे के उच्च तापमान के चलते क्या होता है? तो सर प्रोड्यूस होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर उच्च तापमान, यानी कि हाई टेम्परेचर। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं, किसकी बात करते चला? ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड हम सबों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसका मेनली काम क्या होता है? तो सर मेनली काम होता है O2 का परिवहन करना। O2 का क्या करना सर? परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, और साथ ही साथ क्या करना सर? तो सर CO2 का भी परिवहन करना। CO2 के साथ साथ जितने भी नाइट्रोजन युक्त कचरा वगैरह होता है उन सभी का ये क्या करता है सर? परिवहन करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो ब्लड है ये न सिर्फ आपके बॉडी में परिवहन तंत्र में अहम रोल निभाता है, बल्कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है, नियंत्रित करता है। ब्लड में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके थ्रू होता है सर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन है सर ये क्या करता है सर? ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है और हमारे पूरे बॉडी में फैला देता है। लेकिन बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में कुछ वेस्टेज मटेरियल भी बनते हैं, और वो जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे के रूप में आते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो बॉडी से CO2 बाहर जाता है, यानी कि बॉडी से CO2 का परिवहन होता है, उसमें किसका रोल होता है? तो सर प्लाज्मा का अहम रोल होता है। ध्यान में आपको यह भी रखना है कि CO2 न सिर्फ प्लाज्मा के साथ घुल करके बाहर जाती है, बल्कि बाइकार्बोनेट्स के रूप में जाती है, और कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में भी ये क्या होता है? आपके बॉडी से बाहर जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो प्लाज्मा है उसमें घुल करके CO2 कितना परसेंट जाता है, तो सर 7% जाता है मात्र, जबकि बाइकार्बोनेट्स के रूप में ये 70% जाता है, जबकि 23% जो है ये कार्बो अमीनो यौगिक के रूप में बॉडी से बाहर जाता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो आप सीधे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। लाल रक्त कोशिका क्या कहेंगे सर? इसी में हीमोग्लोबिन रहता है। साथ ही ये क्या करता है सर? ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है। सफेद रक्त कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं सर? बॉडी का सैनिक कहा जाता है। रक्त प्लेटलेट्स ब्लड के थक्का जानने में क्या करता है? मदद करता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो किसके नीचे मौजूद होता है? लिंग, अंडकोशिका, मूत्राशय, गुर्दा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसी को हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड से एक लिक्विड सेक्रेट्स होता है जो कि सीमेन में क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप के स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान में आप रखेंगे कि अगर हम लोग अपने बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड के पोजीशन की बात करते हैं तो हमको इस फिगर पे एक बार ध्यान सर देना पड़ेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? तो सर ब्लैडर है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये जो ब्लैडर है इससे कौन जुड़ा हुआ है? तो सर इस तरह की एक संरचना जुड़ी है, और इसी को प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरस्थ ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरस्थ ग्रंथि बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि इसको क्या बोला जाता है सर? यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग बोला जाता है। ये आपका टेस्टिकल्स है जहां से क्या होता है सर? तो सर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और यही टेस्टिकल जो है सर यहां पे फॉर्म स्पर्म करता है, और ये कहां चला जाता है? तो सर सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू कहां पे आ जाता है? तो सर इस संरचना में मिल जाता है।
और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो ब्लैडर है ये क्या है सर, तो सर इसी को मूत्राशय बोला जाता है, जो कि किससे कनेक्ट है, तो आप देख रहे हैं सर यूरेथ्रा से कनेक्ट है, यानी कि मूत्र मार्ग से कनेक्ट है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है, तो आप क्या देख रहे हैं कि सर ये जो है इसको आपने बोला है प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये कहां है सर, ब्लैडर के नीचे, यानी कि हम कह सकते हैं मूत्राशय के नीचे है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुर्दा मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इसका काम फिल्ट्रेशन का होता है। लिंग, पेनिस, इसको हम लोग यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के रूप में भी जानते हैं। और मूत्राशय यहाँ पे क्या होता है, तो सर मूत्राशय में यूरिन स्टोर होता है। और अंड कोशिका, तो सर जो आपका एग फॉर्म होता है उसी को क्या बोला जाता है, अंड कोशिका बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही आसान सा सवाल। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मीटर पर सेकेंड सर कहीं पे लिखा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस रूसी रासायनिक का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। आप कहेंगे सर मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था उससे संबंधित है, क्योंकि मेंडलीफ ने ही अपने आवर्त नियम में बताया था कि तत्वों का जो गुण है वो किसके आवधिक में होता है। तो आप कहेंगे कि तत्वों का गुण मेंडलीफ के अनुसार परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है। इन पौधे में 2 बीज पत्र होते हैं, इन पौधे में एक टेप जड़ होती है, इन पौधे में जालीदार वेनेसन होते हैं, इन पौधे में तंतुमय जड़ें होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधा की, तो क्या कहते हैं, आप सभी याद रखिएगा कि जो आवर्त बीजी होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसको हम लोग 2 ग्रुप में रखते हैं। कौन कौन सा, तो सर एक बीजपत्री जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा डाइकोटिलेडन्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं इसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं सर, फाइब्रस झिल्लीदार होते हैं, जबकि डाइकोटिलेडन्स प्लांट के जो रूट होते हैं वो कैसा होते हैं सर, टेप रूट होता है, यानी कि मूसलजर होता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है, तो सर द्विबीजपत्री पौधा में तो 2 बीज पत्र होगा, एक बीजपत्री में 1 बीज पत्र होगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है। इन पौधे में एक टेप जड़ होता है, ये चीज भी मैंने आपको अभी बता दिया है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इन पौधे में जालीदार वेनेसन भी होता है, लेकिन इन पौधे में तंतुमय जड़ें नहीं होती है, फाइब्रस रूट नहीं होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि इसमें फाइब्रस रूट नहीं टेप रूट पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि व्हेन द PbNO3 होल टू हीटेड, इसको क्या करेंगे सर, गर्म करेंगे, ये किस में बदलेगा, ओ भाई हिट होगा, किस में बदलेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और साथ ही क्या होगा सर, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, O2 रिलीज होगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं निकलेगा सर वो कैसा होगा, तो सर ये भूरा रंग के धुआं के रूप में होगा, भूरा रंग के धुआं के रूप में होगा। जबकि लेड ऑक्साइड क्या होगा, तो सर येलोइश होगा सर, यानी कि पीला कलर में होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं, आप कहेंगे सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के थ्रू उत्पन्न होती है। बायोमास किसको बोला जा रहा है, तो सर जो पेड़ पौधे की सूखी हुई पत्तियां होती है, टहनियां होती है, जो मृत जीव जंतु होते हैं उसको बायोमास बोला जाता है। मेरे मित्र जब ये आपका किसी भी तरीके से डेड हो जाते हैं तो ये जमीन के नीचे चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं। और जब ये जमीन के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो सर अंदर में जो है मतलब एनारोबिक प्रोसेस होता है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन हवा वहां पे अवेलेबल नहीं होता है। वो धीरे धीरे किस में बदल जाती है सर, गैस में बदल जाती है, जिसको हम लोग नेचुरल गैस के रूप में देखते हैं।
लेकिन यहां पे जो हमारा बायोमास और बायोगैस है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग को घर में बायोगैस बनानी होती है तो कैटल डंग यानी कि जो आपका गोबर वगैरह होता है उसको हम लोग बायोमास के रूप में देखते हैं, उसको एक टंकी में स्टोर करते हैं और उस टंकी को हम लोग ढक के रखते हैं ताकि हवा उसके साथ संपर्कित ना हो। और जब ढक के रखते हैं तो सर वो अंदर ही अंदर क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस होता है और फिर हमको उससे गैस निकलती है जिसका उपयोग हम लोग खाना पकाने में करते हैं, घरों में रोशनी के लिए करते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि नेचुरल गैस हो या फिर बायोगैस हो, ये दोनों ही कब फॉर्म होगा? तो आप कहेंगे सर एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होगा, यानी कि अवायवीय प्रक्रिया के थ्रू फॉर्म होगा जहां पे हवा की मौजूदगी जरूरी नहीं होगी। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? विनाशकारी आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ध्यान में रखेंगे। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कोयला उत्पाद प्राप्त करते हैं, कोयला उत्पाद प्राप्त करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करते हैं? कोयला उत्पाद प्राप्त करते हैं। शुष्क आसवन नाम का कोई चीज नहीं है। प्रभाजी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है दो लिक्विड जिसके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, उस दोनों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि अपनाएंगे। और अवायवीय किण्वन की बात करेंगे तो इसको हम लोग एनारोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं या अवायवीय प्रक्रिया भी कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है सर। क्या पूछा जा रहा है? अच्छा इससे पहले 17 था ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर जो लॉ उत्पन्न होती है, आप कहेंगे नीली लॉ। और मेरे मित्र आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में जो लॉ उत्पन्न होती है वो आपका कौन सा होता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 की आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्ती में 18 तत्व मौजूद है? कौन से दो आवर्ती में 18 नहीं होगा चिल्ला, यहां पे 8 तत्व मौजूद होगा। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, 8 तत्व मौजूद होता है, तो ध्यान में रखेंगे। आपको मैंने एक सीरीज कई दिन से बता रखा है, 2 8 8 18 18 32 32। ये दो पहले है तो फर्स्ट आवर्त हो गया 8, उसके बाद है तो सेकेंड आवर्त हो गया, ये थर्ड आवर्त होगा, ये हमारा फोर्थ आवर्त होगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। देख लीजिए कि आवर्त 2 और 3 में क्या है सर? 8 तत्व मौजूद हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि आवर्त आपका 3 और 4 में, आवर्त 3 और 4 में कितने तत्व मौजूद हैं? 18 तत्व मौजूद है। कितने तत्व मौजूद हैं? 18 तत्व मौजूद हैं। 4 और 5 नहीं कहेंगे सर यहां पे, जब 4 तक हम कह रहे हैं 18 तत्व, सॉरी 1 2 3, ठीक है, यहां पे 3 और 4 कहा गया है ना, गलत हो जाएगा। 3 कहा जाएगा तो सर तीसरे में भी क्या होगा? 8 तत्व, और तीसरा में कितना? 8, चौथा में कितना होगा? तो सर 18 होगा। चौथा में कितना होगा सर? यहां पे 18 होगा। और पांचवा में यहां पे कितना हो जाएगा? तो सर 1 2 3 4 5, पांचवा में भी 18, यानी कि 4 और 5 में 18 18 तत्व होंगे, 2 और 3 में 8 8 तत्व होंगे, 1 और 2 में क्या होगा? तो आप कहेंगे पहले आवर्त में सर 2 तत्व और दूसरे आवर्त में कितना तत्व? 8 तत्व होगा। तो ये नंबर सीरीज सिर्फ याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32 आपका आंसर सही होगा। आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसके लिए मेरे मित्र आपको इस डायग्राम को देखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन की। तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसके क्या होते हैं सर? अपने अलग अलग स्टेज होते हैं। पहला स्टेज इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा को हम लोग मेटाफेज बोलते हैं, यहां पे भी लिखा हुआ एनाफेज, टेलोफेज। ध्यान में रखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन का लास्ट फेज टेलोफेज होता है। मेरे मित्र इंटरफेज में क्या होता है? तो सर इसमें कोशिकाएं कोशिका विभाजन के लिए इंटर करती है। प्रोफेज में कोशिका के अंदर जितने भी जल होते हैं उसका निष्करण हो जाता है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। प्रोफेज के बाद जब ये मेटाफेज में आती है तब सर यहां पे क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग तर्कु कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये तर्कु जो है वो इस तरह की संरचना होती है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की संरचना होती है। और मेरे मित्र यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये जो आपका मेटाफेज है इसी में क्या होता है? तो सर जो गुणसूत्र होते हैं ये इसके मध्य रेखा पे स्थित होते हैं। क्या होते हैं सर? मध्य रेखा पे स्थित होते हैं। और यहां जब ये मध्य रेखा में स्थित होते हैं तो जैसे ये एनाफेज में आते हैं ये 4 क्रोमोसोम में बंट जाते हैं सर, और फिर टेलोफेज में ये डॉटर सेल में डिवाइड होकर के क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं।
मतलब यह हुआ कि जो सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मेटाफेज होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो इंटरफेज होता है वो क्या होता है सर? इसको रेस्ट फेज भी बोला जाता है। प्रोफेज में निर्जलीकरण होता है, मेटाफेज में तर्कु बनता है और जो गुणसूत्र होते हैं वो उसके मध्य रेखा पे आ जाते हैं। एनाफेज में ये 4 क्रोमोसोम में बढ़ता है और फिर टेलोफेज में सर 2 डॉटर सेल में परिपूर्ण हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ध्यान में रखेंगे कि कोशिका विभाजन का सबसे जो लास्ट का प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? टेलोफेज, और शुरुआत का प्रक्रिया इंटरफेज, और मध्य वाला जो है उसमें हम लोग किसको रखते हैं? मेटाफेज और एनाफेज को रखते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का दूसरा प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन योगदान बैच में। मेरे मित्र इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9065970477 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।